इस सेंटेंस के क्या क्या तत्व हैं, और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और अदर एग्जाम में इसके बेस पर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो आज हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आज माइंड मैप के थ्रू मैं आपको टीचिंग करवा रहा हूँ। माइंड मैप बहुत ही अच्छा सोर्स है याद रखने का, चीज़ों को एक ऑर्गेनाइज वे से अपने माइंड में चीज़ें जो है सिस्टमेटिक वे से, ऑर्गेनाइज वे से जो है हो जाती हैं और याद लॉन्ग टाइम तक रहता है हमें। तो इस तरह के नोट्स आप अपने रजिस्टर में, कॉपी में भी बना सकते हो आप अलग अलग टॉपिक्स के। तो वो भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार से नोट्स बनाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस। एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस के कितने पार्ट हैं सबसे पहले उसकी डिस्कशन करते हैं अपने दोस्तों। तो एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस में आपके पार्ट होते हैं 5। कौन कौन से आपके सामने हैं आप देख सकते हैं। पहले नंबर पे दोस्तों आता है सब्जेक्ट, सेकंड नंबर पे आपके आता है वर्ब, थर्ड नंबर पे आपके सामने दोस्तों आता है ऑब्जेक्ट, फोर्थ नंबर पे आपके आता है कॉम्प्लीमेंट एंड फिफ्थ नंबर पे आपके आता है एडवर्ब, बीएल वर्ड्स या एडवर्ब कह सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके सामने हो गए पहला क्वेश्चन, एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत कितने पार्ट होते हैं। तो ध्यान रखेंगे 5 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्बियल वर्ड्स या एडवर्ब कह सकते हैं अपने। तो इसको शॉर्ट में SVOCA बोला जाता है, यानी SVOCA का अर्थ क्या हुआ, फर्स्ट लेटर जो है इसका लिया गया है SVOCA, SVOCA। तो इस प्रकार से दोस्तों ये 5 पार्ट होते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस में, यानी सेंटेंस के जो तत्व हैं। इसके बाद आगे स्टडी करेंगे दोस्तों सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट का यूज किस प्रकार से किया जाता है, सब्जेक्ट हिंदी में कर्ता हो गया। तो अपने याद करते हैं दोस्तों, जो कार्य करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है, लेकिन रियल में ये कोई रियल डेफिनेशन नहीं हुई, ये तो एक छोटा सा पार्ट हो गया इसका। तो देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपके दोस्तों क्या क्या होते हैं, या तो सब्जेक्ट आपका कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा या जेरेंड यानी आईएनजी फॉर्म शुरू में यूज की जाएगी सब्जेक्ट के रूप में। तो नाउन, प्रोनाउन या जेरेंड जो है वो वाक्य में सब्जेक्ट का काम करते हैं। नाउन फ्रेज भी अपने ले सकते हैं, ठीक है। नाउन फ्रेज का अर्थ हो गया जिसका पहला जो पार्ट होगा शब्द का वो आपका नाउन होगा और आगे प्रेपोजिशन दी होगी और उसके बाद फिर नाउन दिया होता है, तो कॉम्बिनेशन हो गया एक तरह का वो, ठीक है, फ्रेज बोल देते हैं। तो नाउन जो है नाउन फ्रेज से स्टार्ट होता है आपका। तो नाउन, प्रोनाउन या आईएनजी फॉर्म, जेरेंड यानी आईएनजी फॉर्म, यानी आईएनजी फॉर्म जब नाउन का काम करती है वाक्य में तो वो सब्जेक्ट के रूप में उसका यूज किया जाता है, ऑब्जेक्ट के रूप में। यहाँ सब्जेक्ट की चर्चा हो रही तो इट मीन्स इसका प्रयोग शुरू में सब्जेक्ट के रूप में किया जाएगा। चलिए दोस्तों आगे हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ है उसको एग्जाम्पल के थ्रू जब किया जाता है तो लॉन्ग टाइम तक हमें याद रहता है दोस्तों। तो नाउन के बारे में देखेंगे दोस्तों, नाउन के रूप में सब्जेक्ट का किस प्रकार से यूज होता है, नाउन नाउन सब्जेक्ट के रूप में कैसे आता है। सेंटेंस देखेंगे दोस्तों, आपके सामने दिया गया रमेश इज ए टीचर। तो इन दिस सेंटेंस यू कैन फाइंड रमेश एज ए सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड टीचर इज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है वो बाद में अपने बात करेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके सामने हो गया रमेश इज ए टीचर, रमेश एक अध्यापक है। ही इज ए प्लेयर, वह एक, जैसे अलग वाक्य लिया ही इज ए प्लेयर, तो प्रोनाउन हो गया आपका सब्जेक्ट के रूप में। तो रमेश इज ए टीचर, रमेश एक अध्यापक है। तो इस सेंटेंस के अंदर इस इज वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो रमेश है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे रमेश का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट के रूप में दोस्तों हो गया आपके सामने। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों प्रोनाउन। प्रोनाउन का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट के रूप में, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा सबसे अच्छा मित्र है। तो वह मेरा अच्छा मित्र है, तो यहाँ पे ही का प्रयोग जो है एज ए सब्जेक्ट के रूप में दोस्तों किया गया है। तो इस प्रकार से आपके सामने है दोस्तों, पहला जो वाक्य आपके सामने था उसमें रमेश का जो प्रयोग किया गया था वो आपका नाउन के रूप में किया गया था, सब्जेक्ट के रूप में नाउन है और सब्जेक्ट के रूप में इसका यूज हुआ है। सेकंड वाक्य में दोस्तों ही जो है वो प्रोनाउन है और यहाँ पे ही का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट के रूप में हमने किया है। तीसरे नंबर पे देखें जेरेंड। जेरेंड यानी जब आईएनजी फॉर्म, वाक्य में आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट के रूप में यूज होती है या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज की जाती है, एज ए नाउन का वो फंक्शन करती है, नाउन का काम करती है, तो उसे हम जो है जेरेंड बोलते हैं। वर्बल नाउन भी बोला जाता है। तो देखते हैं दोस्तों
रीडिंग इज ए गुड हैबिट। इस वाक्य में दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ पे रीडिंग का जो प्रयोग किया गया है वो जेरेंड है, ये आई नाउन के रूप में इसका यूज हुआ है, और वाक्य का ये क्या है, सब्जेक्ट है दोस्तों। रीडिंग इज ए गुड हैबिट। अब यहाँ पे ये बात क्लियर हो जाती है कि अपने जो वो परिभाषा रटते हैं, याद करते हैं कि किसी वाक्य में जो सब्जेक्ट क्या है, जो कार्य करता है। तो यहाँ रीडिंग कौन सा कार्य कर रही है, कोई काम नहीं कर रही ना, तो इट मीन्स वो एक नैरो पार्ट हो गया, बहुत छोटा सा पार्ट हो गया डेफिनेशन के अंतर्गत। तो इसके अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो अपने को सब्जेक्ट जो है नाउन या प्रोनाउन जो है एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, और जेरेंड जो है यानी आईएनजी फॉर्म भी जब नाउन का काम करती है तो वो आपका वाक्य का सब्जेक्ट कहलाएगी यदि शुरू में यूज किया गया होगा उसका। तो इस प्रकार से दोस्तों पहला पॉइंट आपके सामने क्लियर हो गया कि एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस का पहला पार्ट सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट नाउन होता है या प्रोनाउन होता है या आईएनजी फॉर्म होती है। हम नाउन प्रोनाउन या आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी अपनी बात सब्जेक्ट की चल रही है। तो यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिए हैं तो वहां पर रमेश, ही और रीडिंग जो है वो आपके सब्जेक्ट के रूप में यूज हुए हैं दोस्तों। तो ये आपके सामने क्लियर हो गया। इसके बाद देखेंगे दोस्तों वर्ब, सेकंड पार्ट आ गया वर्ब का। वर्ब दो प्रकार की, यानी वर्ब की पहले नंबर पे आप ध्यान रखेंगे वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं। 3 हम स्कूल में याद करते थे, राइट, रोट, रिटन, गो, वेंट, गॉन। आईएनजी फॉर्म है वो 4th फॉर्म है, 2 और विदाउट 2 के जो है 5th फॉर्म है। उसकी डिटेल स्टडी हम बाद में करेंगे वर्ब टॉपिक में दोस्तों, और आपको बहुत ही शानदार कंसेप्ट ये 1 by 1 मिलते जाएंगे। तो दोस्तों देखेंगे अपने वर्ब जो है आपकी फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दो पार्ट में उसको डिवाइड किया गया 5 फॉर्म्स को। फाइनाइट वर्ब, सबसे पहले इस चीज को समझेंगे कंसेप्ट को दोस्तों कि फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। हिंदी में इसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों फाइनाइट का सीमित, यानी ऐसी वर्ब्स। अब इसके फंक्शन या इसके यूज समझ लो, फाइनाइट वर्ब का क्या फंक्शन होता है, क्या किस लिए यूज की जाती है, फाइनाइट वर्ब क्या काम करती है। पहले नंबर पे जो फाइनाइट वर्ब होती है वो हमें जो है नंबर जेंडर केस के अनुसार उसका यूज किया जाता है, यानी एक वचन और बहुवचन के अनुसार जो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, जो चेंज होती है एक वचन बहुवचन के अनुसार, वो फाइनाइट वर्ब है, पहला फंक्शन। सेकंड नंबर, फाइनाइट वर्ब्स वे होती हैं जो हमें टेंस की जानकारी देती हैं कि वाक्य किस टेंस का है। तो पहला नंबर आपका हो गया था वो, और सेकंड नंबर हो गया ये फाइनाइट वर्ब हमें बताती हैं दोस्तों कि वाक्य वो किस टेंस का है। थर्ड नंबर पे फाइनाइट वर्ब फर्स्ट और सेकंड फॉर्म होती है, वो हमेशा फाइनाइट वर्ब कहलाती है, और आगे थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म वो नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। तो मीन्स टू पॉइंट फर्स्ट और सेकंड जो फॉर्म है प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म, वो किसी वाक्य में जो है फाइनाइट वर्ब कहलाती है, और फाइनाइट वर्ब ही ये डिस्क्राइब करती है, बताती है कि वो जो वाक्य है वो किस टेंस का है, यानी इसके फंक्शन ये आपको समझ आ गया। थर्ड नंबर पॉइंट ये चीज याद रखेंगे आप कि जो फाइनाइट वर्ब होती है किसी सिंगल सेंटेंस में एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब कभी भी यूज नहीं कर सकते हैं, किसी भी कंडीशन में। सिंगल सेंटेंस में, सिंगल क्लॉज में एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब नहीं आती हैं। यदि किसी वाक्य में एक से ज्यादा वर्ब यूज की गई हैं तो पहली जो वर्ब दोस्तों होगी वो आपकी फाइनाइट वर्ब होगी, और उसके बाद जो भी वर्ब आई हुई हैं वो नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं। मिनिमम आपकी एक वर्ब कंपल्सरी एक सेंटेंस में, और मैक्सिमम 5 वर्ब का यूज हम कर सकते हैं। किस तरह से क्या है वो डिटेल डिस्कशन बाद में आएगा, बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। अभी मैं इसके मेन जो कंसेप्ट है, मेन चीजें, वो सारी मैं आपको 1 by 1 बता रहा हूं किस प्रकार से इसका यूज किया जाता है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों फाइनाइट वर्ब। चलिए जी, आपके सामने डिटेल आ गई फाइनाइट वर्ब की। प्रेजेंट एंड पास्ट फॉर्म, फर्स्ट और सेकंड फॉर्म होती है वो फाइनाइट वर्ब होती है, और इसके ये एग्जांपल आप देख सकते हो, ही लाइक्स हर। तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट हो गया, लाइक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये आपकी प्रेजेंट फॉर्म होगी फाइनाइट वर्ब। तो ही लाइक्स हर, हर ऑब्जेक्ट हो गया इस वर्ब का। शी लाइक्स मी, शी सब्जेक्ट है, वापिस लाइक्स आ गया आपका फाइनाइट वर्ब, मी जो ऑब्जेक्ट हो गया इस लाइक का वर्ब का। शी लाइक्ड मी, पास्ट सेकंड फॉर्म हो गई, पास्ट फॉर्म फाइनाइट वर्ब। तो ये ऊपर वाले दोनों सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस के हो गए,
प्रेजेंट इंडेफिनेट कह लो, प्रेजेंट सिंपल। और शी लाइक्ड मी, यहाँ सेकंड फॉर्म है तो इट मीन्स ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस हो गया। ही विल डू इट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझ लीजिए, विल जो आपका जो मॉडल होते हैं वो भी आपके जो फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत ही आते हैं। और डू, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बुक्स वगैरह में आप देखते हो तो इतनी डिटेल से अच्छी तरह दिया नहीं होता। स्टैंडर्ड की बुक्स जो है ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज उसमें डिटेल बताई हुई है। अब ये डू जो है ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है दोस्तों, प्रेजेंट फॉर्म नहीं है। मैंने क्या बताया था कि एक सिंगल सेंटेंस में सिंगल क्लोज में डबल फाइनाइट वर्ब यूज नहीं होती हैं। तो पहली वर्ब आ चुकी है विल, आपकी मॉडल जो है वो फाइनाइट वर्ब है, तो डू ये आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है, यानी वर्ब की पांचवी फॉर्म है बिना टू के, जिसको हम दोस्तों बेयर इन्फिनिटिव भी बोलते हैं। हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएं कि मॉडल के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आती है। तो बेटा आज आप ना ये काम करना कि आपके पास मोबाइल है, गूगल पे सर्च करना यूजेस ऑफ बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव वर्ब के क्या यूज हैं। बेयर इन्फिनिटिव वर्ब की पांचवी फॉर्म इन्फिनिटिव होती है, उसके दो पार्ट होते हैं, फुल और बेयर, टू के साथ और बिना टू के। तो बेयर इन्फिनिटिव आपको ये चीज मिल जाएगी कि बेयर इन्फिनिटिव का यूज मॉडल के बाद बेयर इन्फिनिटिव यूज किया जाता है। तो ये आपके कंसेप्ट हो गए दोस्तों। इसके बाद देखते हैं अपने नॉन फाइनाइट वर्ब। तो ये आपके फाइनाइट वर्ब के एग्जांपल ले लिए थे मैंने दोस्तों। नॉन फाइनाइट वर्ब देखेंगे क्या है। नॉन फाइनाइट वर्ब, वर्ब की थर्ड नोट कर सकते हैं आप, पेन एंड पेपर लीजिए और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नोट कीजिए। नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं। यदि आप चाहते हो कि आपको इसकी पीडीएफ भी मिले तो आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिए, मैं इसकी आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा लिंक में नेक्स्ट टाइम। नॉन फाइनाइट वर्ब, अगला आ गया पॉइंट नॉन फाइनाइट वर्ब का। नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होती हैं। थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ फॉर्म जो वर्ब की होती है दोस्तों, वो नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। नो इफेक्ट, यानी ऐसी वर्ब जिस पर किसी प्रकार का सब्जेक्ट का प्रभाव नहीं पड़ता है कि सब्जेक्ट वो एक वचन है या बहुवचन, सबके साथ कॉमन होगी वो, तो वो आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स जिस पर नंबर, जेंडर, केस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आपके सामने आगे डिटेल देखते हैं अपने पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल बोलता है वर्ब की थर्ड फॉर्म को। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल नाम है ये अंग्रेजों ने रखा। चौथी जो फॉर्म है यानी आईएनजी फॉर्म, इजी इसको समझने का तरीका ये है कि थर्ड फॉर्म जो है वो पास्ट पार्टिसिपल, आईएनजी जो फॉर्म होती है वो आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल, और पांचवी जो फॉर्म होती है वो इन्फिनिटिव कहलाती है। आपको ये नाम आते हैं या नहीं आते, इट डजेंट मैटर, आपको इनके यूज आने चाहिए दोस्तों। ये टेक्निकल टर्म्स होगी इंग्लिश लैंग्वेज में तो समझने में दिक्कत हो, तो ये थर्ड फॉर्म, ये फोर्थ फॉर्म एंड ये फिफ्थ फॉर्म हो गई। तो नॉन फाइनल, ही हैज ईटन फूड, पहला वाक्य ही हैज ईटन फूड। अब इस सेंटेंस में दोस्तों आप देखोगे तो यहां पर आपके सामने हैज जो है पहले नंबर पे आ रही है वर्ब, तो हैज आपकी कौन सी फॉर्म होगी, फाइनाइट वर्ब, ओके। और ईटन कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। तो ही हैज ईटन फूड, ही सब्जेक्ट हो गया, हैज हेल्पिंग वर्ब होगी, ईटन थर्ड फॉर्म हो गई, और फूड जो आपका वो ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसका टेंस को भी डिफाइन करना तो बहुत इजी वे है। पहली वर्ब देखो हैज जो है वो क्या हो गई, प्रेजेंट फॉर्म, तो इट मीन्स ये वाक्य पहला नंबर प्रेजेंट का। प्रेजेंट में भी चार पार्ट हैं तो ये किस में आएगा, ईटन। ईटन कौन सी फॉर्म है दोस्तों, हाँ बिल्कुल सही, थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम जो है एक्टिव वॉइस में हमेशा परफेक्ट टेंस में करते हैं। तो इट मीन्स ये हैज आपका प्रेजेंट हो गया और ईटन आपका परफेक्ट हो गया, तो इट मीन्स ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। चुका है, चुके हैं, चुकी है, आ है, ई है, याद जो आप करते होते हो। तो रट्टा नहीं लगाना है, कंसेप्चुअल इन चीजों को समझना होता है कहाँ पे किसका यूज किया गया है। तो ही हैज ईटन फूड, तो हैज आपका जो है हेल्पिंग वर्ब और ईटन आपकी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई एम राइटिंग ए लेटर, अब दूसरा वाक्य देखोगे तो यहाँ पे आप देखो टेंस कौन सा है, टेंस पहचानते हैं, एम आ रहा है तो इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है बी की, तो ये फाइनाइट में प्रेजेंट हो गया आपका, प्रेजेंट का। प्रेजेंट में कौन सा है देखते हैं, राइटिंग।
आईएनजी फॉर्म आ रही है दोस्तों, और आईएनजी फॉर्म का यूज हमेशा हम कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं, तो इट मीन्स आपका ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं पत्र लिख रहा हूँ। उसने खाना खा लिया है, या वह खाना खा चुका है। ये हो गया दोस्तों आपके सामने। तीसरा वाक्य है आई वॉन्टेड टू मीट हर, मैं उससे मिलना चाहता था। वहां भी शादीशुदी करनी होगी, प्रपोज करना होगा शादी के लिए। तो आई वॉन्टेड टू मीट हर, मैं उससे मिलना चाहता था। तो वॉन्टेड, यहाँ पे वॉन्ट में ईडी लग गया, ईडी लगा के हम सेकंड थर्ड फॉर्म बनाते हैं। थर्ड फॉर्म डायरेक्ट कभी यूज नहीं होती है बिना हेल्पिंग वर्ब के, तो ये सेकंड फॉर्म होगी दोस्तों। तो ये वाक्य आपका सेकंड पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य हो गया। तो वांटेड के बाद टू मीट, ध्यान रखें ये टू प्रेपोजिशन नहीं है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है, प्रोनाउन या आईएनजी आता है, लेकिन ये तीनों ही नहीं है, मीट यहाँ पे वर्ब है। तो टू मीट आपकी इन्फिनिटिव फॉर्म होगी, फुल इन्फिनिटिव बोला जाता है। तो आई वांटेड टू मीट हर, मैं उससे मिलना चाहता था। हर आपका ऑब्जेक्ट हो गया इस वाक्य में। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका ये नॉन फाइनाइट हो गया। नॉन फाइनाइट वर्ब के काफी सारे फंक्शन है। नॉन फाइनाइट वर्ब यानी थर्ड और फोर्थ फॉर्म आपकी जो है वो एडजेक्टिव के रूप में भी यूज की जाती है दोस्तों। थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम जो है एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। फोर्थ फॉर्म जो आपकी आईएनजी फॉर्म वो एडजेक्टिव के रूप में भी यूज होती है। आपके वो जेरेंड के रूप में, वर्बल नाउन के रूप में नाउन का फंक्शन भी करती है। तो उसके अलग अलग फंक्शन है, यूजेज है, वो बाद में डिटेल में स्टडी हम करेंगे कभी वर्ब टॉपिक के अंतर्गत, जब वर्ब टॉपिक करवाया जाएगा डिटेल के साथ। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके सामने ये हो गया आपका वर्ब के अंतर्गत फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। फर्स्ट और सेकंड फॉर्म फाइनाइट वर्ब जो हमें टेंस की जानकारी देती है, जो एक वचन बहुवचन के अनुसार यूज की जाती है, और सिंगल सेंटेंस में एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब यूज नहीं होती हैं। और नॉन फाइनाइट थर्ड फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म हो गई। चलिए जी आगे बढ़ते हैं अपने। अब इसमें ऐड करना चाहो तो आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पर देखेंगे अपने। ऐड कर देता हूं मैं यहाँ पर थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म। ये आपकी जो है कौन सा हो गया, फिफ्थ फॉर्म। ये आपकी जो है थर्ड फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म जो है नॉन फाइनाइट हो गई दोस्तों। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। ऑब्जेक्ट आ गया, तो सब्जेक्ट और वर्ब की जानकारी आपके सामने आ गई थी। अब चलते हैं दोस्तों अपने ऑब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या फंक्शन करता है। तो ऑब्जेक्ट के पहले देखते हैं अपने डायरेक्ट जो और इनडायरेक्ट, यानी इसके दो प्रकार हैं। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट थिंग जो होगी वो आपकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में पर्सन यानी व्यक्ति होगा। यदि किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आए हैं तो जो वस्तु है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, व्हाट का क्वेश्चन करने पर आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है, और हुम का क्वेश्चन करने पर, व्हाट यानी क्या और हुम यानी किसे, तो वो आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं। चलिए जिसके एग्जांपल देखते हैं। ही गेव मी ए पेन, उसने मुझे एक पेन दिया था। ही सब्जेक्ट हो गया, गेव वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, मी इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, और ए पेन भी ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे दोनों में से मी और ए पेन में जो है उसने मुझे क्या दिया था, व्हाट से क्वेश्चन किया, तो आपको ए पेन आंसर मिला, वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और मी जो है वो आपका पर्सन है, किसे दिया था, मुझे, तो वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया दोस्तों। शी टोल्ड मी ए स्टोरी, उसने मुझे एक कहानी सुनाई थी, तो शी सब्जेक्ट हो गया, टोल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, मी आपका जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, पर्सन है, और ए स्टोरी आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट थिंग हो गई। उसने मुझे क्या सुनाया था, एक कहानी, तो व्हाट से रिप्लाई मिला, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसे, मी मुझे, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से दोस्तों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। क्या, किसे और किसको का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलते हैं वाक्य में वो आपके ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। जैसे वह बाजार से सब्जी लाया था, तो वह बाजार से क्या लाया था, सब्जी, वेजिटेबल, तो वेजिटेबल सब्जी वो आपका उस वाक्य का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बात क्लियर हुई आपके सामने। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
जो वस्तु होगी वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और जो व्यक्ति होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। काफी सारी डिटेल है, लेकिन मैं आपको मेनली इसके एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस में इंपॉर्टेंट चीजें सारी बता रहा हूं। तो ये क्वेश्चन बन गया, ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4, इस तरह से आपके क्वेश्चन बनता है ये। तो ध्यान रखेंगे 2 प्रकार होते हैं, तो 2 आपका आंसर हो जाएगा। वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं पूछा जाए तो हाउ मेनी फॉर्म्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ, वर्ब के बारे में पूछा जाए तो आपकी 5 फॉर्म होगी दोस्तों, देखेंगे। अब इसके बाद आ जाता है दोस्तों आपका कॉम्प्लीमेंट। अब ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है इस चीज को भी समझ लो आप। कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है पूरक। अब ये पूरक क्या चीज है देखते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट के भी प्रकार ध्यान रखेंगे, 2 प्रकार होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यदि किसी वाक्य में कॉम्प्लीमेंट के बारे में पूछा जाता है तो 2 प्रकार हुए, सब्जेक्ट के बारे में सब्जेक्ट में कुछ ऐड करे तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट में कुछ ऐड करे तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, इसको हम थोड़ा बढ़िया तरीके से समझते हैं एग्जाम्पल के तरीके से। ही इज ए टीचर, वह एक अध्यापक है। तो यहाँ पे वह, ही और टीचर दोनों सेम पर्सन है। तो आपको जो वर्ड दिए जाएं वर्ब के बाद उसके नीचे 1 और 2 नंबर लिखना है और वहां पे क्वेश्चन करना है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ। तो सब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन किया क्या ही और टीचर सेम है, तो आपका आंसर क्या आया दोस्तों, यस। हाँ, तो ही वाक्य में क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट। तो इट मीन्स ये टीचर जो इस वाक्य के अंदर कौन सा कॉम्प्लीमेंट हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। चलिए जी आगे बढ़ते अपने ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देखें, वी कॉल्ड हिम ए फूल, हम उसे मूर्ख पुकारते थे। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे, यहाँ पे हिम के नीचे 1 और ए फूल के नीचे 2 लिखा हमने। क्या वी और हिम सेम है, क्वेश्चन किया, नहीं। जब यस आता है आंसर तो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है और नो आएगा तो वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है हिम जो है वो नो आ रहा है, तो इट मींस ये आपका क्या हो गया, हिम जो है ऑब्जेक्ट हो गया दोस्तों। और एफुल, 2 प्रश्न, क्या वी और एफुल सेम है, नहीं। क्या हिम और एफुल सेम है, यस। तो इट मींस यहाँ पे एफुल आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हिम के लिए आया, तो ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट हुआ, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वी इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, हिम के नीचे हमने 1 नंबर लिखा और प्रेसिडेंट के नीचे 2, तो यहाँ 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन बनेंगे। तो पहला प्रश्न, क्या वी और हिम सेम है, हमने कहा पूछा तो नहीं उत्तर आया, तो हिम आपका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ दोस्तों। क्या प्रेजेंट और वी सेम है, नो। क्या हिम और प्रेजेंट सेम है, यस ऑब्वियसली हाँ, हमने उसे प्रेजेंट चुना तो हिम और प्रेजेंट सेम है। मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ मोनू, वी इलेक्टेड मोनू प्रेजेंट, हमने मोनू को प्रेजेंट चुना तो मोनू और प्रेजेंट सेम हुए ना, एक ही व्यक्ति के लिए यूज किया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये प्रेजेंट वर्ड यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ये कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखेंगे, बताएंगे मुझे जल्दी से, यस वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन, यस कमेंट सेक्शन में यस, बल्ब ऑन लिखेंगे, अंडरस्टैंड लिखिए कमेंट सेक्शन में जो भी बताया जा रहा है। अब बात आती है एडवर्ब की, ये हम एडवर्ब टॉपिक में पढ़ेंगे, जो टेंस में आप यूज करते हो, यस्टरडे, अगो, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, जनरली, यूजुअली, डेली, सेल्डम, वंस ए वीक, वंस ए मंथ, नाउ, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, इस तरह के जितने भी वर्ड यूज करते हो वो आपके किस में आते हैं, एडवर्ब के अंतर्गत आते हैं। तो एडवर्बियस वर्ड्स हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके सामने ये डिटेल हो गई एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस की, कि सेंटेंस के 5 तत्व होते हैं। स्पोक का शॉर्ट में बोला जाता है इसको, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्ब। तो इसको शॉर्ट में जो है स्पोक का बोला जाता है, इसको स्पोक का बोलते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया और एडवर्बियल वर्ड्स हो गया। तो ये सारे जो आपके सामने सारी चीज मैंने आपको करवाई है।
तो इस प्रकार से दोस्तों ये सारी चीजें हो गई। अब इसी तरह के और वीडियो आपको पसंद हो तो मैं इस तरह के और जो है माइंड मैप के थ्रू वीडियो बनाऊंगा आप सभी के लिए। जल्दी से लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए यदि आपको ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट लगा और बहुत अच्छा लगा तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं अपने इसी तरह के और वीडियो में आपके सामने लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।